करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो भी ह्यूमंस हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस जुड़े हुए हैं, उनको आपको क्या करना होगा, उनसे या तो आपको काम कर लेना होगा, या उनके साथ काम करना होगा, या उनके लिए काम करना होगा। यानी ह्यूमन से इंटरेक्शन आपका आएगा, ह्यूमन से आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होना होगा। और ह्यूमन जो है, या ह्यूमन किसी इंडिविजुअल जो है या ग्रुप्स हैं, वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनको समझना, उनके परसेप्शन को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना, उनकी पर्सनालिटी को समझना। तो ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं। यानी जनरली जैसे हम कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर की नीड प्रेफरेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर या ऐप जो डेवलप कर रहे हैं वो डेवलप करें, या अगर उनकी टेंडेंसीज क्या है, क्या अप्रोच है, किस वजह से वो सॉफ्टवेयर या जो भी ऐप है वो डेवलप करवाना चाहते हैं, उन सब चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे हम लोगों की जो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं उनको समझेंगे, उनकी परसेप्शन को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके एटीट्यूड को, तो उन सब के लिए ही इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया आपके कोर्स करिकुलम में। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो भी ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, उनसे आप कैसे काम निकलवाएंगे, या उनके लिए कैसे आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिजाइन करेंगे वो एक वैल्यू सेटिस्फेक्शन उन्हें दे। तो उन सब चीजों के लिए ही हमने क्या करा, इस सब्जेक्ट को इंक्लूड करा, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, यानी जो ऑर्गेनाइज करना बिहेवियर को, जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें की रोल है किसका, मैनेजर का। यानी जो मैनेजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को मैनेज करने के लिए, या जो भी पार्टीज या जो भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा मैनेजर कौन है। तो जैसा यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे आपको, मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल। मैनेजर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के या जो म्यूचुअल गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं, किसकी मदद से, थ्रू अदर पीपल्स, दूसरे लोगों की मदद से। अब ये दूसरे लोग कौन होंगे, आपके सप्लायर हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके डेटर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। हर कोई हो सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो उन सबको मैनेज करना काम किसका है, मैनेजर का। तो मैनेजर क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए काम करता है, किनकी मदद से, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैनेजर का है। अगर मैनेजर ने सबको एक साथ मैनेज कर लिया, सबको एक साथ लेके चला, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो आराम से अचीव कर सकता है। और अगर सबको एक साथ लेके वो काम नहीं कर पाया तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे ओबी में, कि मैनेजर्स का जो मेन रोल है या मैनेजमेंट का जो रोल है बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर या ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए, या उनके समझने के लिए, उनके परसेप्शन को, उनके एटीट्यूड को, उनकी पर्सनालिटी को समझने के लिए मैनेजर्स का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई और आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स। फिर मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हैं या कौन सी मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हैं। तो जो मैनेजर्स होते हैं जनरली उनकी प्राइम एक्टिविटीज होती है डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी तरह के डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन हो सकता है रिक्रूटमेंट, लोगों को रिक्रूट करना, वो हो सकता है सिलेक्शन, प्रॉपर जो भी राइट या जस्टिफाइबल कैंडिडेट है उसको प्रॉपर सेलेक्ट करना, फिर उनको असाइन करना, जो भी टास्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें देनी है, उनको प्रॉपर ट्रेन करना, उनको कंट्रोल करना, उनको सब सुपरवाइज करना। तो किसी भी तरह की एक्टिविटीज में उनको कहीं ना कहीं डिसीजन तो लेना ही लेना है। यानी मैनेजरियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन। उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से रिलेटेड जो है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं उनको डिसीजन मेकिंग तो आएगी आएगी, उनको डिसीजन तो लेना ही लेना होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजरियल एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग। दूसरा आता है रिसोर्स एलोकेशन,
रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि हम पहले भी जो इससे पहले भी जो सब्जेक्ट थे जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो था उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर्स की। अगर रिसोर्सेज का आपने सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आपको जो भी प्रोडक्शन है या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सही तरह से एलोकेशन हो, जिस टाइम रिसोर्स की जरूरत है उस टाइम वो अवेलेबल होना चाहिए। यानी अगर आपने कहा हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या ऐप डेवलप करना है और उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उस समय मेन रिसोर्सेज जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इसका मतलब टाइम पर आपको चीज अवेलेबल नहीं हो पाई तो आप जो डेवलप करना चाह रहे थे, जिस प्रोसेस में लगे हुए थे, वो टाइम पर नहीं हो पाएगा। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स आप कहाँ से जनरेट करेंगे, कैसे उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे जो उस रिसोर्सेज को अवेल करेंगे या उस पर काम करेंगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैनेजरियल एक्टिविटीज में आती हैं। इसको काम करना या इसको मैनेज करना क्या किसका काम है? मैनेजर्स। देन आता है डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स। दूसरा ये क्या करते हैं मैनेजर्स? डायरेक्शन देते हैं दूसरे लोगों को ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। यानी डायरेक्शन देना, सुपरविजन देना, क्योंकि एफर्ट्स तो ह्यूमन करता है, कोई भी ह्यूमन है वो अपने एफर्ट्स करेगा, वो अपना पूरा 100% कमिटमेंट देगा, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में वो नहीं जा रही है, जो भी चीजें वो परफॉर्म कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो वो क्या चीजें हैं? आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगी या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो आपको क्या करना होगा? सही डायरेक्शन में अपने ह्यूमन एफर्ट्स करने होंगे। यानी कोई भी चीज वेन नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। हमेशा जो एफर्ट्स हों वो सही डायरेक्शन में हो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी वो एक्टिविटीज। अगर सही डायरेक्शन में आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलना इम्पॉसिबल है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? लोगों से काम करवाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। वो एक्टिविटीज क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज का। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के डायरेक्शन में भी वो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे मैनेजेरियल फंक्शन है या मैनेजेरियल एक्टिविटीज है। तो ये तो होगी मैनेजर्स की बात कि मैनेजर्स क्या करते हैं। अब बात आती है मैनेजर्स कहाँ करते हैं या मैनेजर्स किस जगह काम करते हैं या ये जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये कहाँ पे करेंगे। तो मैनेजर्स जो जनरली जो फंक्शन है वो परफॉर्म कहाँ पे करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, किसी समूह या संगठन में करेंगे। ठीक है, वो समूह या संगठन क्या होंगे? अब हमें वो पहचानना होगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यानी डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा यहाँ पे बताया गया, ऑर्गेनाइजेशन क्या? एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट। कॉन्शियसली वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम क्या करेंगे? संवेदना के साथ यानी इमोशंस के साथ लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि हम उस सोशल यूनिट का पार्ट हैं। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफी सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो क्या है? सारे ह्यूमन हैं, सारे हमारे जैसे हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं, एक ही सोशल यूनिट हैं। तो उनको हमें इमोशंस के साथ हैंडल करना होगा। यानी किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना सही नहीं है, किसी के साथ गलत ट्रीट करना, किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल किसी तरह का कोई बिहेव करना वो सही नहीं है। तो हमें कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करना होगा, आपस में मिलके काम करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, ताकि हम क्या कर सकें? 2 और मोर पीपल, जो 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं एक साथ, क्या कर रहे हैं? किसी तरह का एक ही तरह का काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम पूरा कर सकें। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी समूह है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है जहां पे 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को ध्यान में रखकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो क्या कर सकें? एक कॉमन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल कर सकें। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक समूह, संस्था या संगठन है जहां पर कई लोग मिलके काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके, कोऑर्डिनेट करके, मिलके टीम वर्क करते हैं और मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है एक कॉमन गोल, जिससे सबका भला हो, सबको ग्रोथ हो, सबको बेनिफिट्स मिले, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मैनेजर पढ़ा, मैनेजर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया। ये चीजें क्लियर हैं सबको? तो आगे बढ़े फिर। मैनेजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यस सर।
किसी को कुछ पूछना है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर से एक बार बता दीजिए। मैनेजर्स बेटा वो लोग होते हैं या वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका टास्क है खुद काम एफिशिएंट नहीं करना, दूसरों से इफेक्टिव और एफिशिएंट काम निकलवाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप तो 100% कोई भी इंसान है अगर वो नॉलेजेबल है या स्किल्ड है उसमें तो वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन काफी लो स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनसे आप कैसे काम निकलवाओगे? या जनरली ह्यूमन टेंडेंसी की हम बात करते हैं तो इंसान जो है, मानव जो है, वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि मुझे कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले या सैलरी या फैसिलिटीज जो मिले। तो जनरली इस तरह की ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो मैनेजर्स की जो टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से काम नहीं निकलवा पाएंगे, लोगों को मोटिवेट, आप फोर्सफुली तो काम करवा नहीं सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोर्स करेंगे कि हम आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे या आपको जॉब से हटा देंगे तो काम इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उनको मॉनिटरी बेनिफिट या इंट्रिंसिक बेनिफिट्स बताने होंगे, उनको मोटिवेट करना होगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, आप प्रोडक्टिव काम करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा होगा, आपको प्रमोशन के चांसेस होंगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी, आपकी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी और सोसाइटी में आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस उनको समझानी होगी, उनको बतानी होगी। तो मैनेजर्स का जो टास्क है वो यही है कि दूसरों से काम कैसे निकलवाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खुद तो उनको काम करना ही करना है, लेकिन दूसरों से काम निकलवाना ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है और वो मैनेजर्स को करना होता है और मैनेजर्स उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे दूसरों से काम निकलवाया जा सकता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग आते हैं, कुछ कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई कम काम अच्छा कर रहा है, तो हमें ऐसे बैलेंस बनाना है या ऐसे मैनेज करना है कि सबको बेनिफिट्स मिले। यानी जो कम काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अच्छा परफॉर्म करें, उनको लगे कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे तो हमें करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएशन मिले, उनको मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलने चाहिए वो टाइम पे मिलने चाहिए, ताकि उनको लगे कि मैंने जो काम किया है उसकी वर्थ है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस समझी जा रही है और उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। अगर ये चीजें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो अगर जो नॉलेजेबल है या जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है काम करने वाला, उसको अगर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही तो वो स्विच कर जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा जॉब में या कहीं और जॉब करने चले जाएगा, क्योंकि उसके पास टैलेंट है, उसको काम करना आता है, वो प्योर डेडिकेशन से काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पा रही है इस वजह से उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहेगा। और अगर आप जो लो स्किल्ड एम्प्लॉय जो काम नहीं कर रहे हैं या जो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, अगर उनको आप क्या करेंगे, हटाते रहेंगे या उनको निकालते रहेंगे, इसमें लोगों को लगेगा जॉब सिक्योर नहीं है यहाँ पर। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप टिकेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो भगा दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अनरेस्ट रहेगा, कोई बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उनमें डर रहेगा, वो चीजों को बहुत स्मूथ तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजों को मैनेज करना काम है मैनेजर्स का कि कैसे स्मार्टली इसको हैंडल किया जाए। तो मैनेजर्स ये करते हैं या इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन हमने बात करी। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी समूह या संस्था है जहां पर कई लोग मिलकर काम करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्शियसनेस, संवेदना के साथ, इमोशंस के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताकि जो कॉमन गोल है जिससे सबका विकास हो सके, वो कॉमन जो गोल है वो अचीव किया जा सके। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो आता है इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन आपने पढ़े हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल हम ज्यादा फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है लोगों को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को समझने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो 4 फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग, देन लीडिंग। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे हम लोग। पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स डिफाइनिंग गोल्स। गोल्स को डिफाइन करें, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टैब्लिश करी जा रही है या कोई भी संस्था अगर बनी है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ अचीव करना चाहती होगी वो, तभी तो बनी होगी। यानी या तो उसका मोटिव प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मोटिव है, या उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सोशल वेलफेयर हो, जो एनजीओज होते हैं किसी तरह का सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो कुछ तो उनका गोल होगा। उस गोल को पहले पहचाने, डिफाइन करें, स्टैब्लिश स्ट्रेटजी, फिर रणनीति बनाए कि कैसे उस गोल को अकम्प्लिश किया जा सकता है, कैसे उस गोल को पहुंचा जा सकता है, जो भी अचीव हम करना चाहते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक हम क्या करें, रणनीति बनाएं, एंड डेवलपिंग प्लान्स, फिर एक्शन प्लान तैयार करें कि कैसे
छोटे छोटे प्लान्स हम बनाएं या लोगों को कोऑर्डिनेट करें, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें लोगों को, ताकि जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा किया जा सके। तो प्लानिंग क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड है, एक फॉर्मल फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी। तो इस तरह का अगर कोई फॉर्मल अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम किसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लानिंग, या इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। तो ये तो हो गया प्लानिंग। देन फिर बात आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग तो कर ली बहुत अच्छी, हमने कहा सिस्टमेटिक हम ये एक्टिविटी करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये लोग इन्वॉल्व होंगे और ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल प्लानिंग करके यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया हमने और उससे हम सोचें कि हमें अपना गोल अचीव हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन। पहले तो कौन कौन से टास्क करने हैं, हमें प्रोडक्शन क्या करना है, हमें मार्केटिंग क्या करनी है, हमें फाइनेंस क्या करना है, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं वो सारी पहले लिस्ट बना ली हमने। कौन कौन से टास्क हैं हमें जो परफॉर्म करने हैं, वो हमने टास्क डिजाइन करे। हु इज टू डू देम, कौन उस काम को करेगा। जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्शन करता है वही मार्केटिंग भी करे, जो मार्केटिंग में इन्वॉल्व है वही फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करे, जो फाइनेंस में इन्वॉल्व है वो मैन पावर को हैंडल करे, एचआर डिपार्टमेंट भी देखे। तो सब अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो कैपेबल हैं, जिनमें वो क्वालिटीज हैं, जिनमें वो कैपेबिलिटीज हैं, उनको काम असाइन किया जाए उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी जिसको मार्केटिंग नहीं आती वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, जिसको फाइनेंस हैंडलिंग नहीं आती वो फाइनेंस हैंडल नहीं कर सकता, जिसको प्रोडक्शन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तो हमें हर इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको उसकी इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग टास्क असाइन करना होगा। हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप। दूसरा, हम टास्क को कैसे ग्रुप करेंगे, यानी टीम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेबिलिटीज तो लोगों में है, लेकिन कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, ज्यादा अच्छा फील करता है, या किसके साथ काम करना सेफ फील करता है या उसको अच्छा लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन उस ग्रुप में लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ईगो प्रॉब्लम है उनको, या किसी तरह की कोई और पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं। तो क्या होगा, ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, टीम में कौन कौन से लोग होंगे, टीम मेंबर्स को डिसाइड करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क तो आपने असाइन कर दिया, लेकिन टीम मेंबर डिसाइड करना, अगर आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, जैसे क्लासेस में हम लोग करते हैं, तो जो बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं या ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, तो कोई प्रेजेंटेशन या कोई एक्टिविटी अगर टास्क परफॉर्म करने को दी गई, तो वो हमेशा ये प्रेफरेंस ये होती है कि मेरा जो प्रेफर्ड ग्रुप है उसके साथ मुझे टास्क दिया जाए, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। तो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना होगा कि ग्रुप जब फॉर्म कर रहे हैं तो उनकी नीड्स, प्रेफरेंसेस, उनके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं उसको समझें, कौन किसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनके साथ ग्रुपिंग करी जाए, ताकि जो भी हम टास्क उनको असाइन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो सके। तो ग्रुपिंग हमें देखनी होगी। देन हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी मॉनिटरिंग और कंट्रोल कैसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, तो हर बिना डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इधर उधर भागेंगे, किसी को पता नहीं रहेगा कि मुझे काम करना है किस डेडलाइन में करना है, कितने दिनों में पूरा करना है, किस बजट के अकॉर्डिंग करना है, ये किसी को नहीं पता होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले रिपोर्ट टू होम, किसको आप रिपोर्ट करेंगे, किस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और कौन सी चीजों के लिए आप अकाउंटेबल हैं, जिसका जवाब आपसे मांगा जाएगा। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए या लोगों को बतानी है। एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, और कहाँ पर डिसीजन लेना है आपको, यानी आपको फंक्शनिंग कहाँ करनी है, किस जगह आप काम करेंगे, वो प्लेस डिसाइड करना, ये सब चीजें क्या करना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आता है या ऑर्गेनाइजिंग में आता है। यानी मैनेजर का काम ये है कि वो ये करे, डिसाइड करे कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, कौन लोग उसको परफॉर्म करेंगे, उस टास्क में ग्रुप मेंबर्स आपके कौन होंगे, किसको आप रिपोर्ट करेंगे, और डिसीजन कहाँ पर आप लेंगे या फंक्शनिंग कहाँ पर करेंगे। ये सारी चीजें फंक्शन में लाना क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, या इसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। देन आया लीडिंग। लीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी हमने बात करी कि यहाँ पर टीम वर्क है, ग्रुप वर्क है। इंडिविजुअल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन टीम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी भी परफॉर्मेंस खराब है, यानी आपकी भी परफॉर्मेंस अप टू डेट नहीं है, क्योंकि टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा,
मोटिवेट करना होगा सबसे पहले एम्प्लॉयज को। मैनेजर का सबसे पहला काम ये है कि टीम मेट्स को मोटिवेट करे कि आप अच्छा काम करिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब सबके मोटिवेशन भी अलग अलग होते हैं। कोई मॉनेटरी बेनिफिट से मोटिफाई हो जाता है, भाई उसको लगता है पैसा मुझे अच्छा मिले तो मैं काम अच्छा करूंगा। कुछ की भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है या वो इस स्टेज पे होते हैं कि उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए रिकॉग्निशन चाहिए या किसी तरह का कोई एडिशनल फैसिलिटीज उनको चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सकें, तो उनको वो प्रोवाइड करना। तो ये सब आइडेंटिफाई करना किसका काम है? मैनेजर का। वो पहले आइडेंटिफाई करे किसको किस चीज की जरूरत है। तो वो हम डिफरेंट जो मोटिवेशन लेवल्स होते हैं, मैस्लोज हायरार्की थ्योरीज हैं, हर्ट्जबर्ग थ्योरीज हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी मोटिवेशन से रिलेटेड। तो उसमें डिफरेंट तरह के मोटिवेशंस होते हैं, सबके लिए लेवल अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कैसा मोटिवेशन है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी डायरेक्शन। डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सही डायरेक्शन बताना होगा उनको, सही जगह वो एफर्ट्स करें। अगर वो मेहनत कर रहे हैं और वो स्मार्टली नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड वो काम नहीं हो रहा है। सेलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। दूसरा, कम्युनिकेशन चैनल इफेक्टिव होना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यानी उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप उनको मौका दीजिए बोलने का, उनको सजेशंस देने का, किसी तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का। अगर इफेक्टिव चैनल होगा तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन हम इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो जब हम फेल्योर होंगे तब हम फिर री इंजीनियरिंग करेंगे, ढूंढेंगे कि हमसे गलतियां कहाँ हो गई। लेकिन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होगा तो हर इंसान अपनी बात अपने सीनियर से या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उससे बता सकता है, ताकि जो भी गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, आप क्या करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमंस हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनके बीच में। या फैमिली में भी आप लेते हो, सबकी पर्सनालिटी, सबका एटीट्यूड, आपके फैमिली मेंबर्स का अलग अलग होता है, तो आपस में लड़ाइयां, तो ये किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट मतभेद तो होगा ही होगा। ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर ले गया, एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बन गई ग्रुप में, तो टीम की इफेक्टिवनेस अच्छी होगी। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा उनको अपना काम, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी सफर करेगी। तो लीडिंग करना है उसको अपनी टीम को, उसकी अपनी टीम की भावनाओं को समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्शन की जरूरत है वो करेक्शन करना है, और टीम में किसी तरह की बायसनेस ना हो, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। अगर सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा तो किसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे, या अगर होंगे तो उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो हमें इन सब चीजों पे फोकस करना होगा, या मैनेजर्स को इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा। लीडिंग हो गया। सर लीडिंग को डायरेक्टिंग बोल सकते हैं? हाँ, लीडिंग डायरेक्टिंग भी आता है, डायरेक्शन भी बेसिकली ये है। लीड इसलिए ये है कि डायरेक्टिंग में केवल मेन होता है डायरेक्शन देना और सुपरवाइज करना, लेकिन लीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीड का मतलब है टीम को सही डायरेक्शन में ले जाएं और करेक्शन भी करें जो भी चीजों की जरूरत है। और कभी कभी डायरेक्शन कंट्रोल से भी काम नहीं होता, उनको जो भी इनर उनके मोटिव्स हैं वो हम क्या करें, एक्सेल करें, उनको एक्सेलरेट करें, उनको बताएं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे या चीजें करेंगे तो ये फायदा आपको मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ मोटिवेशन भी है। तो एक लीडर में यही चीजें होनी चाहिए। लीडर में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को इस तरह से मना सके या इस तरह से लोगों को कन्वर्ट कर सके या मोल्ड कर सके कि वो अपने मन से अच्छा काम करें, उनको फोर्स ना करना पड़े, उनको बार बार टोकना ना पड़े। तो अगर आप उनके मोटिव्स को पहचान लेंगे, उनके मोटिव्स के अकॉर्डिंग उनको बताएंगे कि ये बेनिफिट्स हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा, आपको बार बार सुपरवाइज या कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें स्मूथ होती जाएंगी। इसलिए इसको लीडिंग नाम दिया गया है, क्योंकि लीडिंग में हम मोटिवेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन कंट्रोलिंग इसलिए है क्योंकि टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर चेक करना होगा कि जो आपने प्लानिंग कर रखी है, क्या जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उसी सही तरह से जा रही है या उसमें कोई डेविएशन आ रहा है, यानी गैप आ रहा है, कोई किसी तरह की चीजें एक्टिविटीज सही नहीं हो रही हैं या गलत तरह से जा रहे हैं। जैसे 2 लाइनें दी हुई हैं, तो ये 2 लाइनें क्या है, नीचे वाली क्या है हमारी जो ब्लू वाली है वो हमारी क्या है, प्लानिंग। हमने ये प्लानिंग कर रखी, इस तरह से चलेंगे, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो जो रेड लाइन है उस तरह से हम चल रहे हैं। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है।
जो हमने प्लानिंग कर रखी थी उस तरह से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। जो भी हमने प्लानिंग करी है उसको प्रॉपर हमें मॉनिटर करना होगा, ताकि जहां भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो हम सही से करेक्ट कर सकें और एक अलाइनमेंट हो, जो हम प्लानिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं और जो हमने एग्जीक्यूशन कर रखा है वो एक ही लाइन में चले, पैरेलल चले, सीधे चले, ताकि किसी तरह के कोई डेविएशन को हम, जो भी चांसेस हैं उसको मिनिमाइज कर सकें, या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या जो गोल्स हमने सेट कर रखे हैं उसको अचीव कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल्ड करना होगा। कंट्रोल में हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे, डिफरेंट टाइम्स पर हम इंस्पेक्शन करेंगे, कंट्रोल क्वालिटी इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, आपके किसी तरह के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं या गैप्स फाइंड आउट करते हैं और उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे क्या है, एक मैनेजर्स की एक्टिविटीज हैं या मैनेजर्स के फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, और इनको करके वो क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के चांसेस को बढ़ाते हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव स्मार्टली कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को इन फंक्शंस को ध्यान में रखकर कोई भी काम करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया है वो पहले मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स क्या हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो, और मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, जो 4 फंक्शंस हैं उनको हम लोगों ने फोकस किया है और उन पे ही डिस्कशन जो है वो हमारा है। ठीक है, तो जो चीजें पढ़ी हैं इसमें पहले किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए, फिर मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें। किसी को कुछ पूछना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं पहले से, कुछ चीजें थोड़ा फर्स्ट यूनिट में तो काफी सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा नहीं है चीजें, वो चीजें आप लोग को ज्यादा फोकस करनी है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब तो चीजें आपको क्लियर होंगी। yes. कुछ पूछना है किसी को, कोई ऐसा सवाल जो आपको नो लग रहा है? सर। ठीक है, तो एक ये चीज और पढ़ा दे रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स। तो जनरली किसी मैनेजर में कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो, जिसके बिना कोई भी टास्क को अकम्प्लिश करना इम्पॉसिबल है। वो चीजें क्या है, पहला टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स यानी उसको अपने सब्जेक्ट या जो फील्ड है, कंसर्न फील्ड है, उसकी नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो। यानी अगर मैनेजर है, कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहा है, वो कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 3 साल में, मान लीजिए डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई डैम बनाना है और उन्होंने कहा 3 साल में ये डैम पूरा हो जाएगा। तो अगर उसको टेक्निकली वो साउंड नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, तो जो प्रोजेक्ट का वो है, टेन्योर है या जो टाइम पीरियड है, वो डिसाइड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो केवल हवा में एजम्पशन मान सकता है कि हाँ 3 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर उसको टेक्निकल नॉलेज है तो उसको पता होगा कि कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम एक्टिविटीज को अलाइन करेंगे, कितनी प्रॉपर बजटिंग की रिक्वायरमेंट होगी और कितने टाइम शेड्यूल में या किसी तरह की कोई सिचुएशंस फेस करनी पड़ी क्रिटिकल, तो हम कितने समय में उसको पूरा कर सकते हैं, वो डेडलाइंस। तो वो टेक्निकल स्किल से ही पॉसिबल है। अगर उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, तब तो वो पॉसिबल है, नहीं तो वो किसी भी काम को सही तरह से प्लान नहीं कर पाएगा। तो टेक्निकल स्किल उसमें होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो प्रैक्टिकली चीजों को नहीं सोच पाएगा, वो केवल एक एजम्पशन बताएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई अब मैनेजर उसने कह दिया ये काम 10 दिन में हो जाए, लेकिन अगर वो टेक्निकली साउंड है तो उसे पता है हर काम को करने में कितना समय लग सकता है, तो क्या वो 10 दिन में पूरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये अगर वो टेक्निकली साउंड है तभी वो डिसाइड कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर सकता। तो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको डिफरेंट जो एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ह्यूमन स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये होती है कि वो कम से कम काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब आप ग्रुप में काम करवा रहे हैं, आपको खुद तो काम करना नहीं, दूसरों से काम निकलवाना है, तो आपको उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना होगा, उनको इंपॉर्टेंस समझानी होगी। ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो इजीली कैसे अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलें। तो ये सारी चीजें ह्यूमन जो स्किल्स हैं वो उनमें होनी जरूरी है। कौन कैसे मैनेज करना है, किसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, कैसे सारी चीजों को स्मार्टली हैंडल करना है, ये ह्यूमन स्किल्स उसमें होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अच्छी ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, लोगों के परसेप्शन को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना, उनके पर्सनालिटी को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको टास्क प्रोवाइड करना, ये बहुत जरूरी है, इसलिए ह्यूमन स्किल्स उसमें होनी चाहिए। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही है उसको एनालाइज, डायग्नोस
जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डायग्नोस करता है आपको, आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको आपकी मतलब खाना आप खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, या क्या थकान लगती है आपको कि नहीं लगती, तो पूरा डायग्नोस करता है, यानी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। तो मैनेजर में भी क्या होनी चाहिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगा। अगर उसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नहीं है, मेंटल एबिलिटी उसकी साउंड नहीं है, वो चीजों को प्रैक्टिकली चीजों को सोचता नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करता, तुरंत डिसीजन ले लेता है, इसका मतलब फेल हो जाएगा वो, या सक्सेस के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन के कम है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स उसमें नहीं है। मेंटल एबिलिटी तभी आएगी जब चीजों के प्रॉस कॉन्स को समझे। कोई भी डिसीजन लेने, जैसे कोई कंपनी है अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम या ज्यादा करती है तो बहुत सोचती है, पहले जो मैनेजर्स हैं पहले बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो प्रोसेस है उसमें टाइम लेते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे तो क्या उस पर कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट को भी हमें मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सारी चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स लेके कोई भी डिसीजन हम लेंगे तो क्या प्रॉस कॉन्स होंगे उसके, वो सारी चीजें समझना, ये सारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अगर हैं उसमें तभी वो चीजों को कर पाएगा। अगर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नहीं है तो प्रैक्टिकली उसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। अगर ये मैनेजर्स में हैं तो वो स्मार्टली हैंडल कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर उसमें नहीं है तो इन सब चीजों को हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट बेटा। हेलो हेलो, जी बताइए। गुड आफ्टरनून। जी बताइए। चार्जेस तो नहीं, इसके फ्री हैं, आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगा। हाँ फ्री है। किस तरह का आपको करने हैं कोर्सेस वो बताइए। अच्छा अच्छा जी। अभी मतलब 12th में है, 11th या 12th में? अच्छा अच्छा, बहुत छोटा है मतलब, अच्छा ठीक है। अभी देखिए उनकी इतना तो भी उनकी मेंटल एबिलिटी होती नहीं है उन चीज़ों को समझ सकें, तो थोड़ा सा मतलब और थोड़ा बड़ा हो बच्चा तब वो चीज़ें उसको सही क्लियर हो पाती हैं। अभी क्योंकि 5 साल का तो बच्चा काफ़ी छोटा है, फिर भी आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना उसकी मेंटल एबिलिटी भी उतनी नहीं है। ठीक है, तो आप कोर्सेज में आ सकते हैं, अपना 1-2 दिन देख लीजिए, उसमें चीज़ें अगर बच्चे को समझ में आ रही तो अच्छी चीज़ है, उसको अगर बेनिफिट मिलेगा कुछ। जी। नहीं, पूरा फर्स्ट से स्टार्ट होता है आपका, प्ले ग्रुप भी है, आपका पीजी भी है, उसकी जूनियर विंग अलग है। हाँ, जूनियर विंग अलग होती है, सीनियर विंग। जी। नहीं, वो तो देखिए जो एडमिशन प्रोसेस में है वो इन्वॉल्व बता पाएंगे, हम लोग कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो चीज़ें आप पूछना चाहते हैं ना। हाँ हाँ, उसके लिए एक बार विजिट कर लीजिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। हाँ बेटा, तो जो आज हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ें पूछनी हो? नो सर। ठीक है, सब क्लियर है सारी चीज़ें?